हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BJNIS की इस टेस्ट सीरीज में। हम लोग BJNIS टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 7 देख रहे हैं, जिसका आज हमारा ये चौथा पार्ट है और इसी के हिसाब से हमारा ये 7 नंबर का टेस्ट ख़त्म भी हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें लिखा है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि जो स्वनिधि योजना है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, यह स्ट्रीट वेंडर्स की संपार्श्विक मुक्त पूंजीगत ऋणों तक पहुंच को सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। ठीक है, तो ये बात तो सही है कि आपका ये केंद्र द्वारा किया गया योजना तो है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हम लोगों का सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट हम लोग में दिया है कि यह रियायती ब्याज दर पर 10 लाख रुपए के आरंभिक कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा प्रदान करती है। तो ये 10 लाख नहीं है, आरंभ में 10,000 होता है, लाख लिख दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया है, इसके अंतर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि हॉकर्स को शामिल किया गया है। तो ये कथन हम लोगों का सही है। ये कोविड के टाइम पर किया गया था, ये भी आपको याद होगा। तो ये विकल्प नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है कि कुछ इसमें सेवाएं दी गई हैं और उसके बारे में पूछ रहा है। दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेवाओं में एक व्यापार पर सामान्य समझौता जो हुआ होगा और उसका वितरण किस प्रकार से किया गया, इसके बारे में पूछ रहा है। 80 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें दिया है पहला स्टेटमेंट, देखिए पहला दिया है कि मोड 1। तो मोड 1 का संबंध किससे है? देखिए जो मोड 1 होता है इसको कहते हैं व्यापार पारीय सीमा पारीय जो व्यापार होता है उससे संबंधित होता है। और दूसरा जो है वो होता है विदेशी उपभोग से, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। और तीसरा जो होता है कि तीसरा मोड जो होता है वो वाणिज्यिक उपस्थिति से होता है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। चौथा मोड व्यक्तियों की उपस्थिति से होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो इस हिसाब से जो चारों कथन है ना, चारों ही कथन हमारे गलत हैं और इसीलिए हम लोग का विकल्प हो जाएगा डी। ये आपको याद रखना है, ये फैक्ट वाला क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 79 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि इसमें दे रखा है भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसके बारे में पूछ रहा है। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि किसी एक देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच केवल वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान को वितरित करता है, गलत है। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है किसी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच सभी आर्थिक लेन देन का एक व्यवस्थित विवरण है, ये कथन सही है। बाकी दोनों पढ़िएगा तब, जब ये दोनों सही है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं, इसमें दिया है थोड़ा सा ये वाला विकल्प देखते हैं। भारत की जैव विविधता के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पूर्वी भारत में देखे जाने वाले मैंग्रोव पिट्टा क्या है? अब आप मैंग्रोव 1 मत समझ लीजिएगा, ये जो मैंग्रोव पिट्टा है ये आपका एक प्रकार का पक्षी होता है। ठीक है, मैंग्रोव पिट्टा एक प्रकार का पक्षी ही होता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, मैंग्रोव 1 नहीं है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। ये फैक्ट था आपका फिर से अगेन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। इसमें दिया है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी कि NCERF के निम्नलिखित में से किस विजन को पूरा करने के लिए तैयार किया गया है? तो तैयार किया गया है, तो ये देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए इसे तैयार, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए तैयार किया गया है, जो 2020 वाली नई शिक्षा नीति है उसके लिए। थैंक यू सो। आगे बढ़ते हैं, अभी थैंक यू नहीं करना है क्योंकि अभी इसको 100 तक पूरा करना है भाई हम लोगों को। हाँ, तो देखिए 83 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विश्व व्यापार में वाणिज्य सब्सिडी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी किसानों को दिए जाने वाले एक निश्चित प्रत्यक्ष भुगतान है जहां किसानों को उत्पादन सीमित करने की आवश्यकता होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है
कि एम्बर बॉक्स सब्सिडी घरेलू नीतियाँ हैं जिनका उत्पादन और व्यापार पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये दोनों ही हमारा जो स्टेटमेंट दे रखा है, ये दोनों स्टेटमेंट गलत है। आप WTO के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एम्बर बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के बारे में आपको नॉलेज होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला आंसर, लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क द्वारा जारी किया जाता है। तो ये गलत है। विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक को, तो ये गलत है। इसमें क्या लिख दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा जारी किया जाता है, ये गलत हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, पिछले 5 वर्षों में लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ। ये बात तो सही है कि इसमें सुधार हुआ है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। इसमें दिया है, तरलता के लिए लोगों की वरीयता को दर्शाता है और विशुद्ध रूप से एक व्यवहारिक पैरामीटर जो अन्य बातों के साथ साथ व्यय के मौसमी पर्यटन पर निर्भर करता है। उपयुक्त परिच्छेद में से निम्नलिखित में से किस अनुपात का वर्णन किया गया है? ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये बात किया गया है मुद्रा जमा अनुपात के बारे में। ये बात आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 87। क्वेश्चन नंबर 87 दिया है, निम्नलिखित में से ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशंस के रूप में जाने जाते हैं। तो ये देखिए आपका विश्व जो IMF जाना जाता है, विश्व बैंक भी जाना जाता है, और ये जो है विश्व आर्थिक संगठन ये नहीं होता, विश्व आर्थिक मंच भी नहीं होता। तो सही पूछा है, तो हमारा सही विकल्प हो जाएगा ए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो 84 वाला हो गया था ना। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 88 दिया है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले एनर्जी एंड वार्ड है। एनर्जी एंड वार्ड का संबंध किससे है? तो एनर्जी एंड वार्ड का संबंध है आपका जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। इसको आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 भी देखना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 85 जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 85 दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व बैंक का हिस्सा है? तो विश्व बैंक का हिस्सा निम्नलिखित में से कौन सा है? पहला स्टेटमेंट दिया है इसमें बहुपक्षीय निवेश गारंटी यानी कि मीगा, सही है, ठीक है। उसके बाद से दिया है आपका ये IDA, ये भी सही है, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय निवेश विचार निपटान केंद्र भी है, और ये आपका दिया है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, ये भी है। यानी कि ये जो चारों स्टेटमेंट दिया है ना, चारों स्टेटमेंट विश्व बैंक समूह का हिस्सा है, आपको पता होगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन यानी कि PMJDY के संबंध में राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन प्रधानमंत्री जन धन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है, प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते में जमा राशि पर कोई ब्याज नहीं मिलता। ये देखिए गलत है, और पूछा है कि कौन सा कथन गलत है, तो यही गलत है, तो यही हो जाएगा सही, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 90 नंबर का क्वेश्चन दिया है, राजकोषीय घाटे के प्रत्यक्ष मुद्रीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन यानी कि FRBM 2003 के तहत इसकी अनुमति नहीं है, ये गलत है, अनुमति है भैया। दूसरा दिया है, यह अर्थव्यवस्था में कुल मुद्रा आपूर्ति को कम करता है, ये भी गलत है। दोनों स्टेटमेंट गलत है हमारे, हो जाएगा 90 का D। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। इसमें दिया है, परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम यानी कि CLNDA 2010 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट इसमें दिया है कि यह अधिनियम परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों के लिए त्वरित मुआवजा तंत्र स्थापित करने से संबंधित है, ठीक है। पहला तो स्टेटमेंट हम लोगों का सही है। दूसरा दिया है विकल्प, अब कर लेते हैं क्योंकि पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया है। दूसरा विकल्प दिया है, स्टेटमेंट दिया है, यह परमाणु संयंत्र के संचालक पर ठोस और त्रुटि रहित दायित्व का प्रावधान करता है, जहां इसे उसकी ओर से किसी भी गलती की परवाह किए बिना क्षति के लिए दायित्व ठहराया जाएगा,
ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 93 ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा अभी इसका आंसर कहाँ बताया, इसका आंसर देखिए, एक और पढ़ लेते हैं। दिया गया प्रत्येक परमाणु दुर्घटना के लिए संचालन की देयता में 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सीमा निर्धारित करता है। तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का सही है, इसलिए तीनों ही कथन हम लोगों के सही हो जाएंगे। पहला दूसरा तो मैंने बताया कि सही था, तीसरा पढ़ा नहीं था, तो ये पहला विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 देखें। क्वेश्चन नंबर 91 तरलता के बारे में पूछा है। इसमें दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन तरलता शब्द को सर्वोत्तम रूप से जो है वो परिभाषित करता है। तो किसी संपत्ति को उसके रूप में अधिक ह्रास के बिना नकदी में परिवर्तित करने की सुगमता, यही सही है भैया। सबसे तरल नकदी होता है, आपको पता ही है। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 92 और क्वेश्चन नंबर 94 इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें दिया है, पहला कथन दिया है, कथन और कारण के रूप में दिया है, आरबीआई गवर्नर मौद्रिक नीति समिति का सदस्य नहीं होता है। देखिए ये स्टेटमेंट हम लोगों का क्या हम बताएं, ये मौद्रिक नीति का जो होता तो है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। लेकिन इसमें कथन कारण के रूप में पूछा है, पहला स्टेटमेंट तो गलत है, मैंने आपको बताया। दूसरा दिया है मौद्रिक नीति में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के प्राधिकरण के रूप में आरबीआई गवर्नर को प्रतिस्थापित करता है। तो दूसरा कथन हम लोग का सही है। लेकिन इसमें पूछा है कि कथन और कारण में कुछ ऐसा बताना है। तो देखिए पढ़ के एक बार देखते हैं। कथन एक कथन दो दोनों सही है, लेकिन कथन एक कथन दो की सही स्पष्टीकरण करता है, ये गलत है। सही स्पष्टीकरण नहीं करता, क्योंकि पहला कथन जो हम लोगों का था वो गलत था। दूसरा, ये दोनों कथन सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि पहला कथन गलत था। दूसरा दिया है पहला सही है लेकिन दूसरा गलत है, ये गलत है। जो अंतिम वाला दिया है सही, कि पहला कथन गलत है लेकिन दूसरा सही है। ठीक है, तो इसलिए हमारा विकल्प डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 में दिया है, आत्मनिर्भर भारत के फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह फंड भारत के एमएसएमई को इक्विटी फंडिंग प्रदान करता है, ये बात सही है। इसे सेबी पंजीकृत श्रेणी 2 का वैकल्पिक निवेश कोष है, ये भी सही है। और दिया है आत्मनिर्भर भारत फंड सेबी द्वारा अनुमोदित निजी जो एजेंसियों के एक सघन द्वारा संचालित किया जाता है, ये गलत है। निजी नहीं, सरकार द्वारा संचालित किया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोगों का विकल्प नंबर ये हो जाएगा, क्योंकि जहाँ जहाँ 3 अगर आप निकालेंगे तो वैसे भी आपका आंसर निकल रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। इसमें दिया है डेरिवेटिव के प्रकार और उसका वितरण जो है। फॉरवर्ड भविष्य में एक निश्चित तिथि पर वर्तमान समय की पूर्व में निर्धारित कीमतों के अनुसार भुगतान करना, ये बात सही है। आपको फॉरवर्ड समझे शब्द से ही पता लग जाए। ऑप्शन इसमें दिया है अधिकार देता है किंतु दायित्व नहीं, ठीक है, ये भी बात सही है। कि आप देखते होंगे जब फॉर्म हम भरते होंगे तो उसमें दिया ऑप्शनल होता है, चाहे आप लीजिए या नहीं, भरिए या मत लीजिए। तो इसमें क्या है, अधिकार तो देता है लेकिन कोई दायित्व नहीं है कि आप इसको पूरा ही करना है। ये देखिए वारंट दीर्घ अवधि वाले ऑप्शन, ये भी सही है आपका। तीनों ही कथन हमारे सही है, तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि पूछा है कौन सा सही सुमेलित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 ओएमओ ओपन मार्केट की बात कर रहा है। ओपन मार्केट के परिचालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें पहला स्टेटमेंट दिया है कि पूर्ण रूप से खुली क्रियाओं में धन का अंतःक्षेपण अवशोषण अस्थायी प्रकृति का होता है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा दिया है रेपो एक प्रकार की खुले बाजार की प्रक्रिया है जिसमें केंद्रीय बैंक आरबीआई की बात कर रहा है निश्चित तिथि और निश्चित मूल्य पर प्रतिभूतियों को खरीदने का वादा करता है, ये बात सही है। ठीक है, तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो बीगम वाला हो गया था। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 दिया है कि
चालू खाता संतुलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है, वर्तमान में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए किए गए सभी भुगतानों की माप, ये सही है। दूसरा दिया है, बीओपी का यही संबंध होता है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण भुगतानों को छोड़कर विदेश से प्राप्त अनुदान प्राप्त किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो गैर व्यापार प्रवाह में विदेशी कारक आए, जैसे कि ब्याज हो गया, आपका लाभ हो गया, मजदूरी हो गया और अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण भुगतान भी शामिल किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट सही है, तो हमारा 98 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा हम लोगों को ताकि विकल्प सब दिखाई दे, फिर भी नहीं दिख रहा है विकल्प। देखिए, इसमें दिया राजकोषीय नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट दिया है, प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में उछाल के दौरान सरकारी व्यय में वृद्धि और करों में कमी तथा मंदी के दौरान खर्च में कमी एवं कर में वृद्धि। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हम लोगों का गलत है, आपको पता है, ये उल्टा लिख दिया है। और दूसरा दिया है, चक्रीय राजकोषीय का तात्पर्य अर्थव्यवस्था में उछाल के दौरान व्यय में कमी, और ये उल्टा लिख दिया आपस में, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। सही पूछा है तो हम लोगों का हो जाएगा विकल्प नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 देखें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 99 में लिखा है, मुद्रा आपको IMF के बारे में बात कर रहा है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका पहला स्टेटमेंट दिया है कि इसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विश्व बैंक के साथ की गई थी, बिल्कुल सही कथन है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक जो है विशेषीकृत एजेंसी है, ये भी सही है। भारत IMF का सदस्य है, ये भी सही है। तीनों विकल्प सही है, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है 100 नंबर का, उसको देख लेते हैं। हाँ, तो ये दिया, देखिए, महालनोबिस जो मॉडल था, जो भारी और आधारभूत उद्योगों के तीव्र औद्योगिक पर केंद्रित था, यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? यह आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना था, क्योंकि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी हम लोगों की, उसमें सही रिजल्ट देखने को मिला था, तो उसमें हम लोग किसी पर ज़्यादा जोर दे रहे थे, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में हम लोग भारी उद्योगों पर ज़्यादा जोर दे रहे थे। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। इस तरह से हमारा जो टेस्ट नंबर 7 था वो पूरा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग टेस्ट नंबर 8 लेकर आएंगे जल्द ही। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कीजिए ताकि सबको इसका लाभ मिल सके। थैंक यू सो मच।